हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तैयारी कैसे चल रहा है आप लोगों का? नीट 2024 के लिए एम्स बैरकपुर आपके सामने लाया है मिशन कामयाबी। इस मिशन का मकसद ही है आपको नीट 2024 में कामयाबी दिलाना। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में रिवाइज करा रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कराएंगे। केवल यही नहीं, आपको लास्ट में मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा बिल्कुल फ्री। ठीक है? और ऐसे ही हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते चलेंगे। मैं हूं पुलक सर, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज है केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर में हमने क्या किया है, हेलो एल्केन हेलो एरिन को वन शॉट में रिवाइज कर दिया है और उसको हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ऑलरेडी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाके चेक करो, रिवाइज करो और फिर आओ प्रैक्टिस पे। आज हम लोग करने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे इस चैप्टर का। वो भी बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा फ्रॉम टीवाईक्यूज एंड कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो आपको दो लिंक मिलेंगे। पहला लिंक पे आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है एक जगह पे मिल जाएगा पीडीएफ पे, दूसरे लिंक पे उसका आंसर की दिया हुआ है। मैं तो कहूंगा आप लोग पहले खुद से करो क्वेश्चन, उससे आपका कितना अच्छा रिवीजन हुआ है वो आपको पता चल जाएगा और साथ में जो भी डाउट है वो इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। आपका पूरा प्रैक्टिस हो गया और डाउट भी क्लियर हो गया, आपका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लो। ओके, तब तक मैं वीडियो शूट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ क्लोराल, compound formed on heating chlorobenzene with chloral in presence of concentrated sulfuric acid is। क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन जिसका स्ट्रक्चर होता है ये, साथ में ले लो क्लोराल। क्लोराल क्या होता है? क्लोराल ये होता है एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शंस भी एक बार सुन लो, गैमाक्सिन, डीडीटी, फ्रेयॉन, हेक्साक्लोरोइथेन। तो देखो, पहले आंसर करने से पहले एक बार आपको बता देते हैं, क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में मेजर रिएक्शन क्या होता है बोलो? एरोमेटिक कंपाउंड का मेजर रिएक्शन होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड का यही है मेजर रिएक्शन, जहां पे एरोमेटिक जो न्यूक्लियस है, जो बेंजीन जो न्यूक्लियस है, दैट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब उसमें अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल देते हो तो वो आके उसके साथ जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन के जगह पे एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। क्लोरोबेंजीन के केस में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहां पे क्या है, जो क्लोराल कंपाउंड है ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पर क्या कर रहा है, फिर इसको बेटर इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है। क्या होता है कि एल्डिहाइड में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, हमें पता है कि कार्बोनिल ग्रुप में एक कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज, यानी पार्टली पॉजिटिव चार्ज है, और यह है तो आपका पार्टली नेगेटिव चार्ज। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, इसको और भी अच्छा पॉजिटिवली चार्ज बनाता है, यानी बेटर इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये भी आपको पता है कि क्लोरो ग्रुप, जो क्लोरो ग्रुप है इसका डायरेक्टिंग प्रॉपर्टीज है। क्या है डायरेक्टिंग प्रॉपर्टीज?
कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तो आएगा इधर ऑर्थो पोजीशन, नहीं तो पैरा पोजीशन में आएगा। ठीक है, बड़ा ग्रुप है, बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए ऑर्थो से ज्यादा पैरा में ज्यादा प्रेफरेंस होगा। तो अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि रिएक्शन में क्या होने वाला है, क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन के साथ ये वाला कार्बन जुड़ने वाला है। लेकिन मैं बता दूं आपको, एक क्लोरोबेंजीन नहीं, दो क्लोरोबेंजीन जुड़ेगा, दो क्लोरोबेंजीन के साथ ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहां पे दो क्लोरोबेंजीन होगा। ठीक है, यहां पे दो क्लोरोबेंजीन आके जुड़ रहा है। आप देख रहे हो ना कि क्लोरोबेंजीन का पैरा पोजीशन के साथ रिएक्शन हुआ है, क्योंकि डायरेक्टिंग प्रॉपर्टीज कहता है कि इधर ऑर्थो नहीं तो पैरा पोजीशन में ही रिएक्शन होगा। ये बनेगा आपका कंपाउंड। ठीक है, अच्छा अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। डाइफिनाइल ग्रुप है लेकिन इसमें क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसका शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, डीडीटी। ठीक है, एक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लो। क्वेश्चन में बोला गया है, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, द वन विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे कम है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, वो सबसे कम किसका है वो बताना है। पहला कंपाउंड है पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल क्लोराइड, जब भी कंपाउंड दिया रहेगा उसको आपको ड्रॉ कर लेना है, तभी आपको बॉइलिंग पॉइंट पता चलेगा। पेंटाइल क्लोराइड क्या होता है, 5 कार्बन है और साथ में क्लोरो जुड़ा हुआ है। दूसरा कंपाउंड क्या है, टार्सियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टार्सियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टार्सियरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा आपका ये वाला कंपाउंड, टार्सियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तीसरा कंपाउंड है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तीसरा कंपाउंड है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। और फोर्थ वन है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, CH3 CH2 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 Cl। यह है आपका 4 कंपाउंड। आपको बताना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे कम है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी। जो ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होता है तो वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो पोलैरिटी के साथ क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे सारे क्लोरो कंपाउंड है तो पोलैरिटी यहाँ पे इतना मेजर फैक्टर नहीं होगा, तो हमको देखना पड़ेगा बाकी क्या फैक्टर होता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब देखो इसमें से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ज्यादा कार्बन रहेगा, तो इसमें तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आ रहा है, तो इसी का हो जाएगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में जो भी कंपाउंड दिया है सब में सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है तीनों का, तो मॉलिक्यूलर वेट से भी नहीं बता सकते। तब हमें क्या करना होता है, तब हमें देखना होता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग किस में ज्यादा है, देखो ब्रांचिंग इसमें ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग थोड़ा कम है, इसमें एक बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है। ये तीनों क्या कहते हैं, इसको आइसोमर कहते हैं। तीनों को आइसोमर कहते हैं। ये ब्रांच है, ये थोड़ा कम ब्रांचिंग है, ये इसमें बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग से क्या होता है,
ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम पड़ जाता है, और सरफेस एरिया कम पड़ता है ना, तो वैन डर वाल्स फोर्स भी कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचिंग के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कंपाउंड नंबर 2 का। ठीक है, यही आपका बॉइलिंग पॉइंट सबका मिनिमम। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ डाइब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डाइब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। चलो देखते हैं। अब देखो, डाइब्रोमो डेरिवेटिव यानी दो हाइड्रोजन की जगह पे दो ब्रोमीन आएगा, तो इसके लिए क्या करोगे? पहले ड्रॉ कर लो, जितना पॉसिबल स्ट्रक्चर है ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोलना है नंबर ऑफ डाइब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है बोलो? प्रोपेन हो जाता है, ये वाला कंपाउंड होता है आपका प्रोपेन। तो डाइब्रोमो डेरिवेटिव दो ब्रोमीन लाना है, तो हम क्या करते हैं? पॉसिबल जितना भी स्ट्रक्चर है ड्रॉ कर लेंगे। अगर दो ब्रोमीन लाना है, हमें पता है कि डाइब्रोमो कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, जेमिनल एंड विसिनल। तो जेमिनल क्या क्या हो सकता है? देखो, एक ही कार्बन में दो होगा, तो हम यहां पे भी रख सकते हैं, यहां पे भी रख सकते हैं, यहां पे भी रख सकते हैं, दो ब्रोमीन। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों पॉइंट सेम है, तो अगर यहां पे रखे या फिर यहां पे रखे सेम बात है। तो उस हिसाब से आपको एक कंपाउंड मिलेगा जहां पे टर्मिनल कार्बन में दो ब्रोमीन है। ठीक है, और एक कंपाउंड आपको मिलेगा जहां पे इंटरनल कार्बन पे दो ब्रोमीन है। ठीक है, यही है आपका दो जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या हो सकता है कि एडजेसेंट पोजीशन में रहेगा, यहां पे रहे यहां पे रहे। ठीक है, CH2Br CH CH3 एक पोजीशन हो गया। अब देखो, एक पोजीशन तो ये भी है ना कि एक यहां पे रहा, एक यहां पे रहा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? CH2Br CH2 यही है आपका टोटल 4 पॉसिबिलिटी। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। हमें केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर ही पूछा गया है, स्टीरियो आइसोमर तो पूछा नहीं गया है। तो क्या करेंगे हम लोग? यही 4 करेंगे, तो ऑप्शन यहां पे भी होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी क्वेश्चन में अगर मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको डाउट रह जा रहा है, ठीक है, कि सर ये आपने बता दिया है लेकिन हमें पूरा समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करो, कमेंट सेक्शन देख के हम लोग फिर आपको वो डाउट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमर इज शोन बाय 4 कंपाउंड है, जिसमें से जियोमेट्रिकल आइसोमर किसमें हो रहा है वो हमको बताना पड़ेगा। अच्छा, पहला कंपाउंड क्या है? पहला कंपाउंड है एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक्चुअली सारे ही 6 मेंबर्ड है इसमें। तो यहां पे है CH2, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है। चलो, अच्छी बात है। दूसरा कंपाउंड है, यहां पे डबल बॉन्ड है CH2 और यहां पे है तो का ग्रुप। तीसरा कंपाउंड है वही बात कि डबल बॉन्ड, लेकिन यहां पे है CHCl और यहां पे है एक मिथाइल ग्रुप। और फोर्थ कंपाउंड में क्या है? फोर्थ कंपाउंड में ये है आपका CHCl और ये है आपका ग्रुप। अच्छा, चलो, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? जियोमेट्रिकल आइसोमर। एक पॉइंट आप समझ लो, जियोमेट्रिकल आइसोमर कब होता है? कंडीशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, there are mainly two conditions that needs to be satisfied in geometrical isomer। मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर दिखाने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहला कंडीशन, restricted rotation around a double bond और रिंग कंपाउंड। एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, यानी आप एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में इजीली नहीं जा सकते,
जाने के लिए आपको आइदर बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, किसी ना किसी बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड में होता है या फिर रिंग कंपाउंड में होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड में होता है या फिर रिंग कंपाउंड में होता है। तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है या फिर रिंग कंपाउंड होना जरूरी है। ठीक है, यह है आपका एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि substituent attached to a carbon must be different, must be different। जैसे कि देखो, ये जो मॉलिक्यूल है यहां पे सब सही है, डबल बॉन्ड है, साइक्लिक सिस्टम है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है जुड़ा हुआ है ये बिल्कुल सेम है। तो अब आपको जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, डबल बॉन्ड या फिर साइक्लिक सिस्टम रहेगा, और जो ग्रुप्स रहेंगे किसी एक कार्बन में वो अलग रहेंगे। लेकिन यहां पे देखो सेम है, यहां पे भी सेम ही है, यहां पे भी सेम ही है। आप कहोगे कि सर इसके रेस्पेक्ट में इधर अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, मान रहे हैं, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो सेम ही है ना, तो यहां पे भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सर एक साइड में हो गया दूसरे साइड में नहीं हुआ है, तो वहां पे भी नहीं होगा। दोनों साइड में जो ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ वो डिफरेंट होना चाहिए। इसमें देखो अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि देखो इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है तो दूसरा है क्लोरीन, और इस कार्बन के हिसाब से इधर जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट सेम नहीं है ना, एक देखो एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये अलग है, ये आपको जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म दिखाएगा। इसमें सेम है, इधर अलग है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन, लेकिन इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। मतलब इस कार्बन के हिसाब से दोनों सेम ग्रुप है, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, यही दिखाएगा। जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म का दो कंडीशन है, फिर से बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। द रिएक्शन of parachlorotoluene with KNH2 in liquid ammonia, the major product is, चलो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब देखो पैराक्लोरोटोलुइन में आप क्या दे रहे हो, पैराक्लोरोटोलुइन में आप दे रहे हो पोटासियम एमाइड KNH2 इन लिक्विड एमोनिया। पोटासियम एमाइड इन लिक्विड एमोनिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। एक बार हम लोग कंपाउंड का ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, ए है आपका क्लोरो ग्रुप, ए है आपका CH3, पैराक्लोरोटोलुइन। इसमें आप क्या दे रहे हो, इसमें आप दे रहे हो पोटासियम एमाइड KNH2, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लिक्विड एमोनिया मीडियम पे आप दे रहे हो। तो क्या होने वाला है, ठीक है, यहां पे एक एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन होने वाला है, एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, और फिर आपको क्या हो जाएगा, एक NH2 ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, एक क्लोरो के जगह पे एक NH2 ग्रुप आ जाएगा, मतलब क्लोरो निकल जाएगा पर NH2 ग्रुप आ जाएगा। यानी आपका क्या होगा कि टोलुइडिन होगा। टोलुइडिन क्या होता है, जब CH3 और एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप एक साथ रहता है उसको हम कहते हैं टोलुइडिन, टोलुइडिन। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो ऑर्थो होगा, मेटा होगा, पैरा होगा। अब उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। देखो, ये जो क्लोरीन के जो अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है ना, NH2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है बता रहे हैं, तो ये प्रोटॉन को ले लेगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्लोरीन बाहर चला जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको मिलता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको मिलेगा जिसका नाम है बेंजाइन। क्या नाम है इसका, बेंजाइन इंटरमीडिएट। जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए नाम है बेंजाइन। अब क्या होगा,
अब आपको NH2 ग्रुप फिर से अटैक करेगा या फिर NH3 भी अटैक कर सकता है, इसीलिए लिक्विड अमोनिया दिया गया है। लेकिन वो अटैक कहां पे होगा? अटैक वहीं पे होगा, देखो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। कहां पे ज्यादा प्रेफर्ड होगा? आपको पता है कि CH3 के हिसाब से नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबल होता है? ऑर्थो या फिर पैरा। अब देखो जब NH2 अटैक करेगा ना, ये जो बॉन्ड है ये तो इधर आ जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो तो इधर आ जाएगा। तो कैसा हो रहा है सिचुएशन, यहां पे अगर NH2 बनेगा, यहां पे ऑलरेडी आपका CH3 है। आपको पता है ना कि यहां पे CH3 के हिसाब से नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबल होगा? पैरा पोजीशन में, ठीक है, पैरा पोजीशन में ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन ले लेगा सॉल्वेंट से, तो ए बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो मेटाटोलुइडिन होगा आपका प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, मेटाटोलुइडिन होगा आपका प्रोडक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है प्रोपीन व्हेन हीटेड विथ क्लोरीन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोपीन व्हेन हीटेड विथ क्लोरीन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो प्रोपीन क्या है? एक एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन। और वहां पे आप क्या कर रहे हैं? क्लोरीन से प्रेजेंस में हीट कर रहे हो। आपको पता है कि ऐसे नॉर्मली क्या होता है, क्लोरीन, ठीक है, या फिर ब्रोमीन, अगर हम लोग एल्कीन में देते हैं तो एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन यहां पे हम लोग नॉर्मल कंडीशन तो दे नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, प्रोपीन लिया है, प्रोपीन है ये, और साथ में क्लोरीन के साथ हम लोग हीट कर रहे हैं, वो भी कितना, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं। आपको पता है कि क्लोरीन एट वेरी हाई टेम्परेचर और सनलाइट में फ्री रेडिकल बनाता है। तो यहां पे भी क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, और होगा आपका कुछ ऐसा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्यों होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन, इसको कहते हैं एलाइनिक पोजीशन। एलाइनिक पोजीशन, और एलाइनिक पोजीशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। तो इसीलिए क्योंकि एलाइनिक फ्री रेडिकल बहुत ही स्टेबल है, यहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और आपका कंपाउंड क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा एलाइल क्लोराइड। कंपाउंड होगा आपका एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड यहां पे दिया हुआ है, एलाइल क्लोराइड दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 पे, ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी के कंपाउंड नहीं मिलेंगे, ठीक है, बाकी कंपाउंड नहीं मिलेंगे, केवल एलाइल क्लोराइड ही मिलेंगे इस कंडीशन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट हैव डाइपोल मोमेंट बिकॉज, व्हाई कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट हैव डाइपोल मोमेंट। बहुत ही अच्छा, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बोलो? डाइपोल मोमेंट तभी आते हैं मॉलिक्यूल के अंदर जब क्या होता है, दोनों एक बॉन्ड में, एक कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एटम के बीच में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तभी डाइपोल मोमेंट आता है, राइट, तभी डाइपोल मोमेंट आता है। फिर से एक बार समझ लो कि मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ए है पॉजिटिव, ए है नेगेटिव, तभी आपका एक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड मूवमेंट आएगा जिसको हम कहेंगे डाइपोल मूवमेंट। एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? उसके ओवरऑल जियोमेट्री के ऊपर, इसके ओवरऑल जियोमेट्री के ऊपर। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मूवमेंट वहां पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल का नहीं रहेगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल का नहीं रहेगा, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं आपको बता देते हैं।
कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको पता है ना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल। अगर इस रेगुलर टेट्राहेड्रल को अगर आप कैसे विजुअलाइज करोगे, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला से, आपको पता है फ्लाइंग वेज फॉर्मूला आप ड्रॉ कर चुके हो बहुत बार, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो दोनों क्लोरीन जिस प्लेन पे है, ये बाकी के दो क्लोरीन दूसरे प्लेन पे है। अब इन दोनों क्लोरीन का जो रिजल्टेंट बॉन्ड मूवमेंट जिस डायरेक्शन पे होगा, इन दोनों क्लोरीन का भी रिजल्टेंट बॉन्ड मूवमेंट, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आपस में कैंसिल करेगा और आपका डाइपोल मोमेंट बन जाएगा 0। सिंपल भाषा में, क्योंकि एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बॉन्ड मूवमेंट है, इन दोनों कार्बन क्लोरीन का रिजल्टेंट बॉन्ड मूवमेंट सेम है बट ऑपोजिट है, सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल आउट ईच अदर, डाइपोल मोमेंट इज 0। तो यहां पे आंसर क्या होगा, इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज द रीजन, इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज द रीजन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 7 का आंसर हुआ 2, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला जा रहा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोस हाइड्रोलाइसिस, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोस हाइड्रोलाइसिस बाय, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस बाय। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, कोई भी एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड जब हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है ना, अल्कोहल बनता है। तो एक तरह की क्या रिएक्शन हो गया, एक तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, राइट, एक होते हैं SN1, एक होता है SN2। आपको पता है कि SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ओके, बट SN2 रिएक्शन इज ए वन स्टेप प्रोसेस, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, वन स्टेप प्रोसेस, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट। यहां पे बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड, तो ये जिस मोमेंट पे अटैक हो रहा है उस मोमेंट पे लिविंग ग्रुप बाहर चला जा रहा है। क्योंकि SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और हमको पता है कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल इन टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, इसीलिए SN1 रिएक्शन का भी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। SN2 क्योंकि कॉन्सर्टेड प्रोसेस है, जितना बाल्कीनेस कम होगा, जहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है वहां पे बाल्कीनेस या फिर उसके सराउंडिंग में जितना कम बाल्की ग्रुप रहेगा उतना रिएक्टिविटी बेटर होगा, इसीलिए प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, और उस हिसाब से क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 भी ये हो जाएगा। तुम्हारे पास कंपाउंड क्या दिया हुआ है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, देखो ये है आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्या है, सेकेंडरी। तो फिर क्या होगा, अब देखो दोनों केसेस में मीडियम में है, मिडिल पोजीशन में, तो बोथ SN1 होगा, SN2 भी होगा, ऑप्शन 1 है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था 8। फिर आप करोगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है, एनसीईआरटी में एकदम लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, यहां पे समझाने का कुछ है नहीं, कि डेंसिटी ऑर्डर बोला गया है। डेंसिटी ऑर्डर क्या होता है कि देखो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मास बाई वॉल्यूम भी ज्यादा होने का चांसेस है, और उसमें डेंसिटी भी उसका ज्यादा होगा। एकदम आपको एनसीईआरटी में पूरे चैप्टर में ही लिखा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट में जाओगे पिछले दिन आई थिंक रिवीजन वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। डेंसिटी ऑर्डर बहुत खास है,
रिवीजन वीडियो जाओ, रिवीजन वीडियो में एक क्वेश्चन हमने कराया है, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट जिसका होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा CCl4, उसके बाद CHCl3, क्योंकि क्लोरीन कम हो गया ना, मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, फिर आएगा आपका CH2Cl2, फिर आएगा वाटर, लास्ट में आएगा CH3Cl। CH3Cl से वाटर का ज्यादा होता है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। An alkyl chloride produces a single alkene on reaction with sodium ethoxide and ethanol. Alkene further undergoes hydrogenation to yield 2-methyl butane. Identify the alkyl chloride from amongst the following. अच्छा, एल्किल क्लोराइड पहले एक बार लिख लो, एल्किल क्लोराइड, यहां से क्या होगा, एक एल्किन बनेगा, एक ही एल्किन बनेगा, एक सिंगल एल्किन बनेगा। फिर बोला जा रहा है कि कब बनेगा ये, सोडियम इथॉक्साइड और इथानॉल, सोडियम इथॉक्साइड साथ में इथानॉल, ठीक है। फिर एल्किन बनने के बाद बोला जा रहा है कि एल्किन फर्दर अंडरगोज हाइड्रोजनेशन टू यील्ड 2-मिथाइल, हाइड्रोजन ऐड करने से बनेगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। अभी से आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या होने वाला है, यहीं पे आपको क्लू मिल जाएगा कि कौन सा एल्किन होने वाला है, ठीक है। तो ए हो गया आपका सिंगल प्रोडक्ट 2-मिथाइल ब्यूटेन। आइडेंटिफाई द एल्किल क्लोराइड फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, कौन सा एल्किल क्लोराइड से आपको ए मिलेगा, ठीक है। अब देखो एल्किन है ना, एक सिंगल एल्किन बोला जा रहा है जहां से ए वाला कंपाउंड आपको मिल रहा है, तो वो सिंगल एल्किन क्या होने वाला है, एल्किल क्लोराइड भी क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो हम सारे कंपाउंड को लिख लेते हैं, उससे हमारा जल्दी हो जाएगा। CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये है आपका पहला कंपाउंड। अब देखो यहां पे तो आपको सिंगल एल्किन ही मिलेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो एक ही जगह पे आ रहा है, तो यहां पे आपको एल्किन क्या मिलेगा, एल्किन मिलेगा, ये एल्किन मिलेगा आपको, यही एल्किन मिलेगा, राइट। और इसके बाद इसको रिड्यूस करने से, हाइड्रोजन ऐड करने से वो मिलता है, एक हो सकता है। दूसरा दूसरा आपके पास है Cl CH2 कार्बन, यहां पे 2 CH3 है, यहां पे 2 CH3 है, फिर एक CH3, ये कभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो एलिमिनेशन ही नहीं होगा, ये तो एलिमिनेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तीसरा कंपाउंड अगर तुम आप देखोगे वहां पे मिथाइल ग्रुप नहीं हुआ है, वहां पे क्या है CH2 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 CH3, एक कार्बन तो कम ही है, यहां पे टोटल 5 कंपाउंड होना चाहिए, यहां पे टोटल 4 कार्बन है, तो तीसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और एक बार फोर्थ को भी आपको दिखा देते हैं, फोर्थ में लिखा है CH3 कार्बन क्लोरीन, एक CH3 यहां पे है, एक CH2 यहां पे, एक CH3 यहां पे। अब देखो यहां पे एक पॉसिबिलिटी तो है नहीं, यहां पे 2 टाइप के एल्किन बन सकता है, ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर 1 ही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 में है द फॉलोइंग ग्रुप दैट विल एक्ट एज पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप क्या होता है, देखो लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है जो ग्रुप बाहर आ जाता है, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ जो ग्रुप बाहर चला जाता है, वही होता है तुम्हारा लिविंग ग्रुप। अब देखो लिविंग ग्रुप किसी सिस्टम से बाहर जा रहा है,
इसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हारा क्या है, स्टेबल है, वो तुम्हारा स्टेबल है। पुअर बेसिस आर बेटर लिविंग, एक स्टेटमेंट है याद रखो, पुअर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। पुअर बेस मतलब क्या है, मतलब वो स्टेबल है, वो डोनेट करना नहीं चाह रहा है अपना इलेक्ट्रॉन। आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 ना। हाँ, आपके पास एक ग्रुप है आर, इसको हम बोल रहे हैं लिविंग ग्रुप, ये तो बाहर जा रहा है ना, तो बाहर जाने के बाद लिविंग ग्रुप के पास क्या होगा, कोई एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एक्स्ट्रा पेयर इलेक्ट्रॉन अगर वहां पे स्टेबल है तो वो बेटार लिविंग ग्रुप हुआ, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल है। तो उस लॉजिक से यहां पे क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। पहले है ओएसी, ओएसी क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप, एसीटेट ग्रुप, एसीटेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद है ओ एमी, ओ सी एच थ्री, ओ एस डबल बॉन्डो एमी मतलब सी एच थ्री, और लास्ट में है ओ एस डबल बॉन्डो सी एफ थ्री। अब हर जगह पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या जा रहा है, नेगेटिव चार्ज देखा जा रहा है, ठीक है। तो आपको अभी देखना है कि कहां पे स्टेबल है, हर जगह पे स्टेबल है, यहां पे स्टेबल है, यहां पे स्टेबल है, यहां पे स्टेबल है, क्योंकि सब में रेजोनेंस हो रहा है। किसको छोड़ के, इसको छोड़ के। यहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी है। तो यहां पे पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 ओएमई होगा एक पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following compound undergoes substitution at a slower rate than benzene and yet yield predominantly ortho and para product। मतलब है इसका कि इसका जो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में किस तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है, एकदम पहले क्वेश्चन में ही तो बोला था, एरोमेटिक कंपाउंड में होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि फेनॉल के हिसाब से इसका रिएक्शन बहुत कम स्लो है, किसके हिसाब से, बेंजीन के हिसाब से, बेंजीन के हिसाब से इसका रिएक्शन स्लो है, पर फिर भी ये क्या हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन फेनॉल है, फेनॉल है, अच्छा फेनॉल, फेनॉल देखो बहुत ही रिएक्टिव है, बेंजीन के कंपैरिजन में फेनॉल काफी रिएक्टिव है। किस लिए रिएक्टिव है, क्योंकि ये जो फेनॉल ग्रुप है ना, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या किस तरफ जा रहा है, बेंजीन की तरफ जा रहा है। आप बता रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इसमें उतना रिएक्टिविटी बढ़ेगा। फेनॉल का जो लोन पेयर, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इस तरफ जा रहा है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनिक एसिड, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनिक एसिड, बाकी आपका ये है। देखो नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और सल्फोनिक एसिड, ये तीनों ही क्या है, बेंजीन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। मगर मतलब अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे ना, बेंजीन फेनॉल से लेस रिएक्टिव है, लेकिन इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मैं ऑर्डर बता रहा हूं, फेनॉल बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब देखो रिएक्टिविटी तो कम है, लेकिन साथ में बोला गया है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, नाइट्रो एंड सल्फोनिक एसिड बोथ आर मेटा डायरेक्टिंग, तो होगा नहीं दोनों, बचा है आपका क्लोरोबेंजीन, यही होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो तो हमने पहला क्वेश्चन में भी कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे चलते हैं। which of the following statement is incorrect। अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन में बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट है इनकरेक्ट है, इस सारे पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। CH3 CHCl CH3 is a secondary alkyl halide. Yes, that is a true statement. CH3 CHCl CH3 a secondary कार्बन है तो secondary alkyl halide है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन CH double bond CHCl is heated with Cl2, CH डबल बॉन्ड CHCl, इसके साथ हम दे रहे हैं क्या क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो जेमिनल डाइहैलाइड बनता है बोल रहा है। देखो जेमिनल मतलब क्या होता है, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन में दो क्लोरीन रहेंगे। अब देखो क्लोरीन अगर ऐड भी कर दे, एक कार्बन में दो क्लोरीन तो आ रहा है लेकिन बगल वाले कार्बन में भी तो एक क्लोरीन आएगा, ठीक है। यही है आपका क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाले में बोला है इम्प्योर क्लोरोफॉर्म, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, अगर आप मॉइस्चर में इसका रिएक्शन करते हो, मतलब मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, फॉस्जीन बन जाता है, फॉस्जीन, साथ में HCl बनता है। क्योंकि यहाँ पे HCl बनता है, सिल्वर नाइट्रेट देने से क्या हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट पड़ता है। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। लास्ट वाला भी एक बार देख लेते हैं। फ्रेन इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ CCl4 with SbCl3 in presence of SbCl5 as catalyst. Yes, that is a correct statement. फ्रेन जो एक रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं हम लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, वो CCl4 से ही बनता है। मतलब आपका आंसर हुआ 2 आपका आंसर हुआ, यहां पे इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे, 14 के ऊपर बात करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चलो कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बोला गया है। यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये भी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है। पहला कंपाउंड है मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। चलो ये हो गया आपका पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। अच्छा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। थर्ड में बोला है पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, और लास्ट में बोला गया है 2,4 डाइनाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। अच्छा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2,4 डाइनाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। अच्छा यहां पे एक बोला गया है टुवर्ड्स OH माइनस आयन, मतलब इनके साथ किसका रिएक्शन होगा, OH माइनस। अच्छा यहां पे एक बात बताना जरूरी है, अभी तक हमने जो भी रिएक्शन डिस्कस किया है उसमें देखो बोला गया है कि मेजर रिएक्शन एराइल हैलाइड का क्या होता है, न्यू एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक होता है, एराइल हैलाइड में वही लिविंग ग्रुप है हैलाइड, फिर भी यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता है ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिक ऐसा नहीं कि नहीं होता है, उसका रिएक्टिविटी कम होता है। क्यों कम होता है, आपको पहले ये बता देते हैं कि क्यों कम होता है, तभी आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये है आपका ब्रोमोबेंजीन ना, तो ब्रोमीन तो अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं होता है, मतलब इजीली क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो रिंग है ना इसके तरफ ब्रोमीन के साथ एक कॉन्जुगेशन होता है, तो इसको थोड़ा
डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कार्बन है, जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, जहां पे OH ग्रुप अटैक करने वाला है, ये आपका उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, sp2 कार्बन है, उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है ये। तो अगर किसी भी तरीके से इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप निकाल लेते हो और इसको अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर बनाते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ता है। वो कैसे बढ़ेगा? अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप है ना, विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, अगर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन में अगर प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है और इस पोजीशन को अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाता है, उससे इसका रिएक्टिविटी बढ़ता है। जितना ज्यादा नाइट्रो होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। और कहां पे होगा? पोजीशन भी ध्यान देना है, पोजीशन होना चाहिए ऑर्थो या फिर पैरा। नाइट्रो में रिएक्टिविटी बहुत ही कम होने वाला है, तो नाइट्रो सबसे कम रिएक्टिव होगा। उसके बाद हम देखेंगे पैरा उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब नंबर के हिसाब से 4 में 2 नाइट्रो ग्रुप है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और 2 सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि वहां पे 3 नाइट्रो ग्रुप है। तो आपका कौन सा आंसर आ रहा है यहां पे बताओ? सबसे कम है 1, सबसे कम है 1, उसके बाद आ रहा है 3 यहां पे भी है, उसके बाद आ रहा है 4, फिर 2, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बन रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। एसिटाइल सैलिसाइलिक, अच्छा, DDT, नैप्थलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, अब देखो ये तो बहुत ही आसान है, किसका क्या यूज है वो बताया जा रहा है, ठीक है। इसका किसके साथ क्या, किसका यूज मतलब किस पर्पस में हम लोग इसको यूज करते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था DDT क्या है, वो इंसेक्टिसाइड। DDT क्या होता है? इंसेक्टिसाइड, ठीक है। नैप्थलीन क्या होता है? नैप्थलीन होता है आपका मॉथ रिपेलेंट, नैप्थलीन होता है मॉथ रिपेलेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका एक कॉमर्शियल नाम क्या होता है? पायरिन, इट इज ए फायर एक्सटिंग्विशर। और एसिटाइल सैलिसाइलिक ये होता है आपका ड्रग, ठीक है। अच्छा, एसिटाइल सैलिसाइलिक इज नथिंग बट एस्पिरिन, एस्पिरिन इज नथिंग बट एसिटाइल सैलिसाइलिक। तो 1 के हिसाब से हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर है 15, 1 के हिसाब से बी हो जाएगा, 2 के हिसाब से हो जाएगा आपका इंसेक्टिसाइड, 2 के हिसाब से हो जाएगा ए। नैप्थलीन, नैप्थलीन के हिसाब से हो जाएगा मॉथ रिपेलेंट सी, और 4th के हिसाब से हो जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर डी। कहां पे मिल रहा है? 1B2A, 1B2A 3C4D, आपका ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी मैचिंग द कॉलम टाइप है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला है क्या? CH3 CH2 CH2, मतलब 4 कार्बन है, CH3 CH2 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 Br। देखो एल्कोहलिक KOH है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहां पे बनेगा आपका डबल बॉन्ड। ये क्या है आपका? ये आपका ब्यूट 1 इन है, तो मतलब यहीं पे लिख देते हैं 1 के हिसाब से हो जाएगा आपका C। फिर सेकेंड कंपाउंड क्या है? CH3 CH2 CH Br CH3। अब यहां पे अगर एलिमिनेशन करेंगे तो आपको पता है मार्कोन सेटजेम रूल के हिसाब से यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, और सबसे स्टेबल प्रोडक्ट यानी ट्रांस, यहां पे ट्रांस प्रोडक्ट भी बन सकता है, सीज भी बन सकता है कि नहीं? तो लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? ट्रांस प्रोडक्ट, तो ट्रांस टू ब्यूटीन आपका बनेगा ये प्रोडक्ट। सेकेंड में तो फिर बन रहा है क्या? बी। और थर्ड में क्या है? थर्ड में है CH3C
CH3CH3Br। यहां पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड CH2CH3। क्या है ये? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन डी, 3 में हो जा रहा है डी। तो कहां पे है बताओ? 1C2B 1C2B 3D, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर हो जा रहा है आपका 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है देखो, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। CH3 CH2 CH2Br X, वहां से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से आपको मिलेगा Y से ट्रीट करने से एक हैलाइड। ओवरऑल में एक ब्रोमीन, एक मतलब तुम्हारा टर्मिनल कार्बन से मिडिल वाले कार्बन में आ गया। ये पॉसिबल तभी होगा अगर आप पहले एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे, फिर एक बार एडिशन रिएक्शन करोगे। पहले आप उसको निकाल लो ब्रोमीन, फिर वो ब्रोमीन निकालने के बाद फिर से उसको ऐड कर दो। तो क्या करोगे पता है? आप करोगे CH3 CH2 CH2Br। अब इसको हटाओ, फिर बनाओ CH3 CH CH2, यानी आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना पड़ेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। फिर अगर आप इसमें HBr ऐड करते हो, मतलब हाइड्रो हेलोजिनेशन करते हो, आपको पता है मार्कोनिकॉव एडिशन रूल के हिसाब से अंदर ब्रोमीन आएगा, फिर आपको क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो उस हिसाब से आपको कंडीशन भी लिखना है। पहला वाला क्या था? पहला वाला था तो आपका एल्कोहलिक NaOH 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड वाला होगा आपका HBr, सेकेंड वाला होगा आपका HBr। ऑप्शन नंबर 2 के साथ मिलाओ, ऑप्शन नंबर 2 के साथ मिलाओ। डाइल्यूट एक्वास NaOH से नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन नहीं होता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आंसर क्या बना यहाँ पे? आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे, compound C in the following sequence is, compound C in the following sequence क्या दिया हुआ है? C7H8। अच्छा, पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा C7H8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, C7H8 क्लोरीन, कितना भी 3 क्लोरीन हीट कर रहे हो बनेगा A। फिर आप क्या दे रहे हो? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन बनेगा आपका B। फिर आप दे रहे हो जिंक HCl बनेगा आपका C। तो फिर प्रोडक्ट क्या है? राइट। चलो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि C7H8 क्या होता है। C7H8 देखो, इसका अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा क्लोरोफॉर्म, इसी के साथ मैच करेगा फॉर्मूला। टोटल 6 कार्बन, टोटल 7 कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 5 हाइड्रोजन प्लस 3, 8 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? क्योंकि ये बेंजाइलिक पोजीशन है और आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोफिल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? CCl3, 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 क्लोरीन मिलेगा। अब जो कंडीशन दिया हुआ है उससे क्या होता है? एक ब्रोमीन ग्रुप बेंजीन रिंग पे आता है। आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पर CCl3 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा? CCl3 यहां पे मिलेगा, मेटा पोजीशन पे आपको मिलेगा ब्रोमीन। और फिर लास्ट में आप क्या दे रहे हो? ZnHCl, फिर एक क्लोरीन हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन फिर से हो जाएगा, और जिसके मेटा पोजीशन में एक ब्रोमीन रह जाएगा। इसमें कुछ नहीं होगा, जो भी होगा यहां पे होगा। CH3 के मेटा पोजीशन में रहेगा ब्रोमीन, तो इस हिसाब से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मेटा ब्रोमोटोलुइन, 3 नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, यह है आपका रिएक्शन।
CCl3 इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। पहला वाला था आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मेटा पोजीशन, फिर आप रिड्यूस कर रहे हो किसको, CCl3 ग्रुप को ZnHCl से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है देखते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे कब करेक्ट बोला है कब इनकरेक्ट बोला है, इस सारे पॉइंट को हमें एग्जाम के टाइम पे हड़बड़ी में बहुत गलती हो जाता है। ठीक है, हड़बड़ी में बहुत गलती हो जाता है। ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करना है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। रिगार्डिंग कायरलिटी, the product obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site inversion of configuration। थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है, तो मतलब राइटिंग क्लियर नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site shows inversion of configuration। स्टेटमेंट करेक्ट है, इन्वर्सन होता है ना SN2 में। enantiomer are superimposable mirror image of each other, that is a incorrect statement। enantiomer are non superimposable mirror image of each other, ये तो देख के ही पता चल जा रहा है क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। थर्ड में क्या बोला गया है, ए रेसिमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। यस, रेसिमिक मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर, तो दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता, ऑपोजिट होता है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो होगा। SN1 reaction yield 1:1 mixture of enantiomer। yes, SN1 reaction produce racemic mixture, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन हुआ आपका 2। सिल्वर नाइट्रेट डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विथ क्लोरोफॉर्म बिकॉज, अब देखो क्लोरोफॉर्म के साथ इम्प्योर क्लोरोफॉर्म के साथ दे सकता है, अभी हमने कराया है, लेकिन सिर्फ क्लोरोफॉर्म के साथ तो नहीं करेगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट तभी रिएक्ट करता है जब आपके पास फ्री Cl- हो, जब आपके पास फ्री CHCl3 does not contain free Cl- ion। It is a covalent compound, it does not contain free Cl- ion, so silver nitrate test is not possible here। Aryl fluoride may be prepared from arene diazonium chloride by, ये भी आपको रिवीजन वीडियो में मिल जाएगा। हमने रिवीजन वीडियो में एराइल फ्लोराइड के लिए अलग रिएक्शन किया है। ठीक है, क्या रिएक्शन है ये, चीमैन रिएक्शन, चीमैन रिएक्शन। ठीक है, चीमैन रिएक्शन रिवीजन वीडियो में अलग से हम बताए हैं, तो उसको फिर से एक बार देख लो। यहाँ पे आपको दिया है डायजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस, फिर आप क्या दोगे उसमें, पहले दोगे HbF4। HbF4 देने से क्या हो जाएगा, ये जो Cl माइनस है उसके जगह पे आ जाएगा आपका BF4। फिर आप इसको हीट करते हो, BF4 माइनस हीट करते हो तो आपको मिल जाता है फ्लोरोबेंजीन। आपको ना तो कोई कॉपर की जरूरत है यहाँ पे, क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए कॉपर की जरूरत है, सैंडमायर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन यहाँ पे नहीं है। 22 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इथाइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल गिव्स इथेन। चलो इसको थोड़ा लिखते हैं। 22 अच्छा क्या बोला जा रहा है देखो, इथाइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल गिव्स इथेन, ये तो सही बात है। इथाइल क्लोराइड क्या होता है, ये है इथाइल क्लोराइड। अगर आप इसमें जिंक कॉपर कपल और अल्कोहल दोगे तो ये तो क्लोरीन हट जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा। ठीक है, ये इथेन ही बनेगा। ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट।
Reaction of methyl magnesium bromide with acetone gives 2-butanol. I think that is wrong. Yes, yes, this will be wrong. ये है आपका क्या, एसीटोन। इसमें आप दे रहे हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यस, इट इज रॉन्ग। व्हाई? देखो ये ग्रीनर्ड रिएजेंट है, ये आपका एसीटोन है, कीटोन। एसीटोन इज ए कीटोन, कीटोन ग्रीनर्ड रिएजेंट आपको देता है टर्शियरी अल्कोहल। यहां पे क्या बोला है, ब्यूटानॉल 2 अल माने 2 ब्यूटानॉल, ये तो एक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे बनेगा क्या, यहां पे बनेगा CH3 कार्बन, CH3 CH3 OH, टर्शियरी ब्यूटानॉल। सेकेंड इज रॉन्ग। फिर भी हम 3 और 4 देख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड फॉलो फॉलोइंग रिएक्टिविटी सीक्वेंस। हाँ, आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि अच्छा ये जो लास्ट वाला देखो फ्लोराइड है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाला फ्लोराइड है, Ri ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl, RF होगा वो। C2H4Cl2 में एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म, C2H4Cl2, ठीक है, 2 आइसोमेरिक फॉर्म। हाँ, 2 क्लोरीन एक जगह पे हो सकता है, 2 जगह पे हो सकता है, जेमिनल बेसिनल 2 हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 ही रॉन्ग था। Among the following molecule with lowest dipole moment, lowest dipole moment अभी कराया है, CCl4 है, 0 dipole moment, ऑप्शन नंबर 4। Replacement of chlorine of chlorobenzene to give phenol require drastic condition, but chlorine of 2,4-dinitrochlorobenzene is readily replaced। अभी कराया है, ब्रोमोबेंजीन के हिसाब से कराया था, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के हिसाब से बोला गया है, कोई बात नहीं, सेम रीजन होगा, सेम लॉजिक है बिल्कुल, कि क्लोरोबेंजीन में आपको क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है और कार्बन sp2 सेंटर है, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन 24 ना, आपके पास अगर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरो ग्रुप में भी क्या है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे है, बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है, प्लस ए क्या है, sp2 सेंटर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे अटैक करना मुश्किल। लेकिन जब भी आप 2 और 4 जगह पे नाइट्रो को ला देते हो, तो क्या होता है, ये बहुत ही पावरफुल -R-I इफेक्ट दिखाता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की वजह से क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, राइट। तो क्या कहेंगे हम लोग, NO2 विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। मेटा में नहीं होता है, अभी दिखाया है हमने, मेटा में नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। 25 में जाएंगे हम लोग, क्या दिया है 25 में, एक बार देख लेते हैं। 2-bromopentane heated with potassium ethoxide in ethanol, मेजर प्रोडक्ट इन, ये तो तुम्हारा सिंपल सेडजेफ रूल। 2-bromopentan, 2-bromopentan सेडजेफ रूल सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में फिर से एक बार पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है, कि आपको पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर ही बनेगा शेडजेफ रूल के हिसाब से, और वो ट्रांस प्रोडक्ट होगा। अभी एक प्रॉब्लम अभी रिलेटेड किया कराया था, क्या बनेगा, यहां से होगा, यहां से नहीं होगा, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3। तो ये देखो बेटा ट्रांस बनेगा, ये तो यही वाला आइसोमर तुम्हारा मेजर होता है, राइट, तो जिसको कहते हैं ट्रांस प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है आपका, इसका इसका आ रहा है 4, राइट। 26, जेड इन द अबव रिएक्शन सीक्वेंस इज। अच्छा, कोई एक रिएक्शन सीक्वेंस है, इसमें जेड क्या है आपको प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। चलो, अच्छा, जेड इन द अबव रिएक्शन क्या है देख लेते हैं। पहले
आपको दिया गया है CH3CH2Cl, आपने उसमें ऐड किया है NaCN, CH3CH2CN, ये बनेगा। Cn में से क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल है ना, Cl को रिप्लेस करेगा, Cn बनेगा। आपको पता है Cn में कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है। फिर आप दे रहे हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होता जाएगा और आपका बनेगा एक प्राइमरी एमीन। लेकिन ये किस तरह का एमीन बनेगा, प्रोपाइल एमीन बनेगा, प्रोपाइल एमीन। ठीक है, अच्छा। फिर आप क्या बनाओगे, इसको करोगे एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें क्या होता है, ये जो ग्रुप है यहां पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बनेगा प्रोडक्ट। कौन सा बन रहा है बोलो, C डबल बॉन्ड O CH3 NH C डबल बॉन्ड O CH3, पहला प्रोडक्ट बन रहा है आपका। ऑप्शन नंबर 1 पे जो दिया हुआ है वही आपका प्रोडक्ट। ठीक है, 27 में जाएंगे। 27 दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर आपको बताना पड़ेगा कौन सा क्या स्टेट करेक्ट है। Grignard reagent are prepared in ethers but not in benzene. Grignard reagent are prepared in ethers but not in benzene. Okay, ईथर में बोला जा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेंजीन में नहीं बनाते। हाँ, लेकिन क्या है, ईथर का कुछ खास प्रॉपर्टी होगा, इसीलिए ईथर में बनाते हैं। बेंजीन में वो प्रॉपर्टी नहीं है कि नहीं। अच्छा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर सॉल्युबल इन बेंजीन, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, सॉल्युबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, सॉल्युबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड इन ईथर बट नॉट इन बेंजीन, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। बट रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हो ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तरह के क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यानी एक तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मेटल को स्टेबिलिटी मिलता है जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पढ़ा होगा कि वहां पे स्टेबिलिटी मिलता है उसको। ठीक है, तो यहां पे जो तुम्हारा ईथर है ना, ईथर का जो ऑक्सीजन है, इट कैन एक्ट लाइक ए लिगैंड, जो बेंजीन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट हो सकता है मैग्नीशियम के साथ। इट इज लाइक ए ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड, लाइक ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, it gives stability to Grignard reagent. Ether not only act as solvent but also gives stability to it, that's why it is used as solvent. तो क्या बोलेंगे इसको, स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो बाकी 3 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। ऑल्दो हेक्साफ्लोरोइथेन and ethane differ very much in their molecular weight, their boiling point differ only by 10 डिग्री। अच्छा, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्यों होता है, फ्लूरीन बहुत ही लेस पोलराइजेबल होता है, लो पोलराइजेबल। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में फ्लूरीन काफी लो पोलराइजेबल है, पर उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ्लूरीन लेस पोलराइजेबल क्यों है, लेस पोलराइजेबल होने से क्या होता है ना, कोवैलेंट कैरेक्टर कम होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर कम होता है। ठीक है, अच्छा, और साइज भी सिमिलर है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर नहीं होगा,
बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर नहीं होगा, बोथ 1 and 2 होगा इसका आंसर। लो पोलराइजेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, नियरली सिमिलर साइज ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ओके, अच्छा, 1-chlorobutane on heating with alcoholic KOH undergo dehydrohalogenation to yield 1-butene as major product। ये थोड़ा लिख के करना पड़ेगा तुम आपको। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है? 1-chlorobutane, स्टेटमेंट 1 है 1-chlorobutane, Cl CH2 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 CH3। यहां पे अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे, क्योंकि डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन मतलब एलिमिनेशन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो बनेगा क्या आपका? यहां पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। हाँ, यही बनेगा आपका। तो ये क्या दिया हुआ है? 1-butene। यस, दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अल्कोहलिक KOH इज बेसिक कंडीशन, यहां पे ए रिएक्शन होगा, दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। The reaction does not occur through carbocation intermediate but instead occur by a concerted mechanism, that is also a correct statement। अल्कोहलिक KOH में बेस क्या होता है मेनली? यहां पे कौन सा अल्कोहल दिया हुआ है? कोई मेंशन नहीं किया। मान लो तुम्हारा इथानॉल है, इथानॉल है, ठीक है। इथानॉल क्या करता है कि अल्कोहलिक KOH में OET माइनस की तरह बिहेव करता है, तो ये आपका प्रोटॉन ले लेगा, ये इधर आएगा, ये निकल जाएगा। एक ही स्टेप में होगा, कॉन्सर्टेड यानी सिंगल स्टेप, जिसको हम E2 मैकेनिज्म भी बोलते हैं, E2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो इससे आपका ये बनेगा। तो ये जो असर्शन है, रीजन है, दोनों ही करेक्ट है। असर्शन है, रीजन है, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि आपका E2 मैकेनिज्म हो रहा है कि U1 मैकेनिज्म हो रहा है। मेजर रिएक्शन क्या है वो डिसाइड करता है सेड-जेफ रूल। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, वो डिसाइड करता है सेड-जेफ रूल, ठीक है। नहीं, यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज इट इज ए कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, इट इज ए कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। ओके, इट इज नॉट ए कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन होता तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, फिर आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट सेट-जेफ रूल अप्लाई हो पाता। नहीं, ये तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा आपका ऑप्शन 1। लास्ट में क्या है? 30। Which of the following order is not correct? Which of the following order is not correct? मतलब ऑर्डर बोला गया है और कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको बताना पड़ेगा। मिथाइल ब्रोमाइड, Me2CHBr, Me3CBr, ठीक है। अच्छा, इन सबका SN2 रिएक्शन बोला गया है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, बोलो। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। मतलब जितना लेस बाल्की रहेगा ना, जितना लेस बाल्की रहेगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो CH3Br, यहां पे देखो लेस बाल्की, हाइड्रोजन है केवल, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत इजी होगा, तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा रिएक्टिविटी दिखाएगा। लेकिन जब भी आप क्या करोगे, यहां पे जो दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है कि 2 हाइड्रोजन के जगह पे 2 CH3 ग्रुप लाया गया है, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर 3 लाओगे और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, 3 मिथाइल की जगह पे 3 इथाइल लाओगे और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 में जो ऑर्डर है वो करेक्ट है। सेकेंड में क्या दिया गया है? PHCH2Br, यहां पे SN1 दिया गया है, यहां पे SN1 दिया गया है। देखो सेकेंड वाला रॉन्ग है,
सेकेंड वाला रॉन्ग इसीलिए है, अभी SN1 क्या बताया था, जो टार्सियरी है वहां पे SN1 ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है ना। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा दिया गया है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा दिया गया है, PHCH2Br प्राइमरी, प्राइमरी बेंजाइल बट प्राइमरी, तो ये तुम्हारा बोला जा रहा है ज्यादा है, फिर इसको बोला जा रहा है कम है, इसको बोला जा रहा है कम है, नहीं तो ये तो गलत है, सेकेंडरी में ज्यादा होगा, यही गलत होगा। थर्ड वाला भी सही है, ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा आपका 2। सेकेंड जो ऑर्डर बताया गया है वो है तुम्हारा इनकरेक्ट, सेकेंड ऑर्डर इनकरेक्ट है, ठीक है। आई थिंक सारा खत्म हो गया है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में तुम्हारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि वहां पे क्या है कि तुम्हारा कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है ना, सेट रूल यहां पे लगेगा नहीं, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर कार्बोकैटायन बनता, SN1 मैकेनिज्म होता, तब सेट रूल लगाना पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो इसके से 1 ही होगा। ये था आपका टोटल 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो, हर एक चैप्टर में हम आपको ऐसे ही करेंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करो कि सर ये मुझे इस तरह के क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो हम तुम्हें उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में एक ही चैप्टर में आपको एक ही बार कराया दिया तो खत्म है, ऐसा नहीं, कराएंगे और भी कराएंगे, बस आप लोग जुड़ते रहो, जितना जुड़ोगे उतना आप आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपके डिमांड के हिसाब से आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आपको चाहिए नहीं फिर भी हम दे जा रहे हैं, ठीक है, आपको आपके मकसद तक पहुंचाना हमारा टारगेट है, हमारा मकसद है, हमारा मकसद है आपको डॉक्टर बनते हुए देखना, इसीलिए हमारा है मिशन कामयाबी, ठीक है। हम आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करो, इसको शेयर करो, हमारे वीडियो कमेंट करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, उनका भी हेल्प होगा, आपका भी हेल्प होगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रिवीजन, वन शॉट रिवीजन ऑन अल्कोहल फिनॉल ईथर, बड़ा चैप्टर है, फिर भी हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सब करने के लिए, अगर नहीं हो तो 2 वीडियो होगा आपका, ठीक है, पर आपको पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट